लेकिन हमें लगता है कि आज 21वीं सदी में भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शायद लोकतंत्र से भी आगे की चुनौती हो चली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो अब भारत आ सकती है और ना ही भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी सरीखी कोई कंपनी गुलाम बना सकती है। यह गुलामी की एक नई परिभाषा है। यह भारत के भीतर चुनी हुई सरकार कि अपनी अर्थव्यवस्था के कंगालीपन के बाद दुनिया के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगकर इस देश को चलाए पाने की परिस्थितियों को जीना है। सारा पैसा बाहर से आ रहा है, आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। आप उस सिस्टम को बना रहे हैं जिसमें जनता आपको कैसे चुन ले और बाहर की सत्ता आपको अपने साथ कैसे गुलामी करवाए और इस देश को कैसे चलाना है वह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत को किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया है और जिस जिस क्षेत्र के लिए पैसा दिया उस क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से क्या कोई बड़े निर्णय तो नहीं लिए गए, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में भारत के ऊपर कर्ज है और उस कर्ज को लौटा पाने या ना लौटाने के लिए जो कुछ साल और चाहिए होते हैं उसकी एवज में हम कौन कौन सी नीतियां किस किस तरीके से लागू करते हैं, हमें लगता है आज इसे जानना चाहिए। यकीन नहीं होगा लेकिन भारत के भीतर में तमाम सुधार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे लेबर के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इस देश के भीतर में हर चीज जिसका भी ऐलान होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान हो या फिर इस देश के भीतर में जनधन योजना का ऐलान हो, अगर आपको यह कहा जाए कि यह तमाम पॉलिसी, ये तमाम नीतियां मौजूदा सरकार ने नहीं बनाई है बल्कि भारत को जो पैसा मुहैया करा रहा है, भारत को जो अपने तौर पर कर्ज देने की स्थिति में ला रहा है, वही बताता है अब आपको कौन सी नीतियां लागू करनी है और उन नीतियों को लागू करने के तौर तरीके क्या होंगे। चाहे वो किसान का जिक्र हो, चाहे मजदूर का जिक्र हो, चाहे बेरोजगारी का जिक्र हो, चाहे इस देश के प्रोफेशनल्स का जिक्र हो और चाहे इस देश के बैंकिंग सर्विस का ही जिक्र क्यों ना हो। यकीनन लगातार आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की तमाम पॉलिसी पेपर्स को अगर आप भारत के संदर्भ में देखना शुरू करेंगे और उसके बाद यह सोचना शुरू करेंगे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत को किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया है और जिस जिस क्षेत्र के लिए पैसा दिया उस क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से क्या कोई बड़े निर्णय तो नहीं लिए गए। आप कोई भी क्षेत्र उठा सकते हैं, देश के भीतर बहस एग्रीकल्चर को है तो आज हम एग्रीकल्चर का जिक्र भी जरूर करेंगे। आइए जरा इन पन्नों को खोलते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि जब आप कर्ज लेते हैं तो लौटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन कर्ज अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऐसे नहीं मिलता है कि आपने आज लिया और आपको कल लौटाना पड़ जाएगा। जी नहीं, वह 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है, 15 साल के लिए होता है, क्योंकि दुनिया में तमाम देशों के पास जो विकसित देश हैं उनके पास खूब पैसा है और उन्हीं के इशारे पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक काम करती है, जो अपनी पॉलिसीज को उस देश के हाथ में थमा देती है कि आपको ये लागू करना है और उसकी एवज में भारत के भीतर में जो भी रिफॉर्म आपने इस देश के भीतर लगभग 300 से ज्यादा कानूनों को खत्म होते हुए देखा या कमोवेश हर क्षेत्र में जो रिफॉर्म का नाम आपने सुना है, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का शब्द हो, वह लेबर रिफॉर्म का चक्कर हो या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रिफॉर्म का जिक्र हो, रियल एस्टेट में आपको रिफॉर्म दिखाई देगा, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, कमोवेश हर क्षेत्र का रिफॉर्म और उस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ प्राइवेटाइजेशन, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तौर पर ले लीजिए। लेकिन यह आज समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी आपको पैसे यूं ही नहीं देता है। पैसे देने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट पेड करें, एक मुश्त दे लेने के बाद उसकी जो उम्र और मियाद हो उससे पहले हम उसको ज्यादा कीमत दे दें। दूसरी स्थिति जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ जुड़ी हुई है, जिसे चलाने वाले इस देश के जो ताकतवर विकसित देश हैं, वो कहते हैं कि भारत जैसे विकासशील जो शायद गरीबी की स्थिति में आकर टिक गया है, इतनी बड़ी तादाद भारत के भीतर जो गरीबी की रेखा से नीचे है, वो भारत को गरीब राष्ट्र के तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बताने से नहीं चूक रही है। जीडीपी और ग्रोथ रेट पर ना जाइएगा, आज समझने की कोशिश कीजिए क्यों वर्ल्ड बैंक अपनी नीतियों को भारत में लागू कराना चाहता है और क्यों उन नीतियों को लागू करते वक्त दुनिया की तमाम जरूरतों को देखा जाता है। भारत के भीतर में जो बड़ी तादाद नागरिकों की है उनकी जरूरतें दरकिनार रहती है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। भारत ने जो कर्ज लिया है और इस काल के भीतर में जो कर्ज लौटाना है, जो 2022 तक में लौटाना है, उसकी संख्या तकरीबन $254.3 बिलियन की है, यानी लगभग 18,85,000 करोड़ 2022 में लौटाना है। यह लौटाया कहां से जाएगा?
इतना पैसा क्या प्राइवेटाइजेशन से आ जाएगा? इतना पैसा क्या डिसइन्वेस्टमेंट से आ जाएगा? या फिर इसकी एवज में कुछ और लोन लिया जाएगा और उस लोन की एवज में उन पॉलिसीज को देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा जिसके आश्रय चीजें मोनेटाइज शब्द के साथ जुड़ जाए और फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार की तमाम कंपनियां भारत के भीतर आकर अपने जो कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे कहे और भारत के शेयर बाजार को भी अपने हिसाब से चलाए। और उस तरीके में भारत की इकोनॉमी को चलाने वाला कभी वर्ल्ड बैंक होगा, आईएमएफ होगा या दुनिया के तमाम दूसरे ऐसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। 18 करोड़ 85 लाख 2022 में लौटाना है, लगभग 4,27,000 करोड़ रुपया 2023 में लौटाना है। हम मानकर चल रहे हैं कि 2024 तक तो यह सरकार है, 2024 में 3,87,000 करोड़ रुपया भी लौटाना है। यानी इन तीनों को जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 18 4 22 3 25 तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपया इस दौर में 2024 तक लौटाना है, अन्यथा उसकी एवज में दुनिया के बाजार से और पैसा उठा लेना है। लेकिन 2024 के बाद खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कोई नई सरकार आएगी, उसके सामने आज की तारीख में अगले 3 साल में यह बोझ और बढ़ेगा, क्योंकि यह एक तरीका है कर्ज लेने का और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में और कर्ज लेकर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का। लेकिन 3 साल के बाद यानी 2025 से भारत के ऊपर आज के वक्त में जो बोझ है वह 205.9 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 15,26,580 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। यह पैसा इंटरनेशनली डेब्ट के तौर पर, और इंटरनेशनली डेब्ट जो भारत के ऊपर में है, जो कर्जा है एक्सटर्नल का, वह 570 बिलियन डॉलर का हो गया है, यानी तकरीबन 42 लाख करोड़ को पार कर चुका है। सवाल यह है कि अगर मौजूदा वक्त में हमने अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाला, हमारे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खोखली और कंगाल की स्थिति में आ गई, तो हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार से पैसे मांगने की शुरुआत की और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इतनी नीतियां बना दी कि इस देश के भीतर में जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, उसका पैसा भी वर्ल्ड बैंक से आया है। इस देश में जो गरीब कल्याण योजना का प्रधानमंत्री के नाम पर ऐलान किया गया, उसका पैसा भी वर्ल्ड बैंक से आया है। और जो तमाम क्षेत्र जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो रिफॉर्म की सोच है, उसके दायरे में इस देश का पूरा असंगठित क्षेत्र वह भी आ जाता है, जिसमें इस देश के लगभग 90% से ज्यादा मजदूर जुड़े हुए हैं। उनके सोशल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो योजना बनाई गई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए, उसमें भी उसने पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। और इतना ही नहीं, जो बेरोजगारी की तादाद बढ़ रही है, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का सुझाव एक ही है कि आपको अगर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार दे नहीं पाएंगे, तो आप एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस शुरू कीजिए। यह आपकी ग्रोथ और इकोनॉमी इसके पैरेलल में चलेगी। जो ग्रोथ और इकोनॉमी होगी उसको आप हमारे हिसाब से लागू कीजिए। आपकी अपनी जीडीपी जो है वो 5 ट्रिलियन भी पार कर जाएगी। पैसा आप शिफ्ट कीजिए। यह मत देखिए किसे रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ यह सोचिए कि जिन पॉलिसीज को आप अपनाने जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, इससे दुनिया की तमाम कंपनियां कितना कमाएंगी, उसके जरिए आपको कितना मिलेगा, आप हमें कितना पैसा लौटा पाएंगे और कितना पैसा आप बांट पाएंगे। और नहीं बांटने की स्थिति में होंगे तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, आप सिर्फ खाते खुलवा दीजिए इस देश में गरीबों के, हम उनके खाते में पैसा भी डाल देंगे। आपके जहन में आएगा, क्या वाकई जनधन योजना सरकार की सोच नहीं थी? क्या यह वर्ल्ड बैंक की सोच थी? यकीनन यह वर्ल्ड बैंक की सोच थी। आपके जहन में आएगा, जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना है, क्या यह प्रधानमंत्री की नहीं थी? यह यकीनन वर्ल्ड बैंक की योजना थी। और उसी के तहत अलग अलग योजनाओं के तहत जो पैसा दिया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसमें शुरुआत अगर असंगठित क्षेत्र को लेकर करें तो लगभग 3,674 करोड़ रुपया यानी 500 बिलियन डॉलर जो है इसलिए दिया गया क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं एक सामाजिक सुरक्षा आप दे पाए, काम दे पाए या नहीं दे पाए। यानी जो सरकार लगातार जिक्र करती है, हम आपको हर 3 महीने में 2,000 रुपए दे देंगे, जो मान लीजिए किसान सम्मान निधि है। जब आप पैसा रोटेशन करना देखना शुरू कीजिएगा, सारा पैसा बाहर से आ रहा है। आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। आप उस सिस्टम को बना रहे हैं जिसमें जनता आपको कैसे चुन ले
और बाहर की सत्ता आपको अपने साथ कैसे गुलामी करवाए और इस देश को कैसे चलाना है वह बताए, लेकिन आप उसकी तमाम पॉलिसीज को अपने नियम कायदों के हिसाब से, चुनावी प्रचार के हिसाब से ले आए। यह स्थिति अपने तौर पर पहली हुई है। भारत के भीतर में पॉलिसीज डिसीजन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लेने की प्रक्रिया हालांकि 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ शुरू हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कभी यह स्थिति नहीं आई। और जो नया पेपर जो कहता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कि भारत को हर हाल में इस देश के भीतर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, लेबर, एग्रीकल्चर, इन तमाम क्षेत्रों में रिफॉर्म करना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, यह देश जिस पैसे से चल रहा है वो पैसा देने वाला बाहर बैठा है। उसके पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे को देने वाले इस देश के विकसित देशों की अपनी चौकड़ी है, जिसमें G7 भी शामिल है। उसमें अमेरिका है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें जर्मनी है, उसमें इटली है, उसमें जापान है। इन तमाम देशों के भीतर में खूब पैसा है। इनके पास उस पैसे को खर्च करने का स्पेस तक नहीं है। ये आपको अपने ही देश में 0% पर पैसा दे देते हैं, किसी को भी लोन देते हैं। भारत में वो 10% मिलता है लोन। अगर आप कार खरीदिएगा, गाड़ी खरीदिएगा तो आपको 9, 8, 10% देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। वहां पर 0% इंटरेस्ट में या 0.5% इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो भारत जैसा देश, इतने बड़े देश में इतना पैसा अगर हम डाल सकते हैं, जिसको हम 10, 12, 15 साल बाद लेंगे और मौजूदा सरकार को यह लगेगा कि देश तो खोखला होते जा रहा है, तो क्यों नहीं, अभी हम सत्ता में हैं तो हम तो पैसा ले लें, आने वाले वक्त में जिसकी सरकार होगी वह सोचे। यह एक नए तरीके की ईस्ट इंडिया कंपनी है और यह एक नए तरीके की गुलामी है, जिसमें हम और आप चुन रहे हैं अपनी सरकार को कि हमारे लिए काम करे, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वह खुद ही गुलाम हो चली है। कल्पना कीजिए, कल्पना मत कीजिए, यह हकीकत है। और इसके लिए आपको कहीं सरकार से कोई डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की साइट पे चले जाइए और वहां पे इंडिया को लेकर जो भी रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन और अलग अलग फील्ड्स के रिफॉर्म को पेपर जो उन्होंने लिखा है उस पेपर को पढ़ लीजिए और उसके साथ यह भी देखिए, उसमें कमेंट आपको मिलेगा कि यह किस एवज में आपको पैसा दे रहे हैं और इस देश के भीतर में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। फिर आप इस देश में बीते 7 बरस में जो भी योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया होगा उसको और उसको मैच कीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल यह किसी के दिमागी इंटेलिजेंस का कमाल नहीं है, बल्कि यह गुलाम होने की परिस्थितियों के दौर का ऐलान दर ऐलान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.